एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं जो मुंबई गैंगरेप, दिल्ली में गैंगरेप, तमाम एक के बाद एक घटना और चिंताएं होती है, असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किए जाते। और इसकी शुरुआत कई जगह से होती है। ये धारा एक जगह से नहीं बह रही है, इसकी धारा घर से लेके और बाहर तक, टीवी चैनल से लेके फिल्म्स तक, फिल्म से लेके इंटरनेट से फेसबुक से पॉलिटिकल रैलीज, तमाम जगह आप तमाम जहां भी जाएंगे आपको ये सोच दिखाई देगा कि महिलाओं को किस तरह से देखा जाता है या दिखाया जाता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले अब दिखाते हैं आपको कि हम अपनी ये रिपोर्ट। महिलाओं के लिए अब मुंबई भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली का दर्द अभी दूर भी नहीं हुआ कि मुंबई भी महिलाओं को डराने लगी। जी हाँ, माया नगरी मुंबई। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं और समंदर की लहरों की तरह ही जहाँ लोगों के अरमान हिलोरे मारते हों, वहाँ अगर कुछ हैवान शाम को ही एक महिला के साथ गैंगरेप करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर रात उनके लिए कितनी डरावनी हो सकती है, इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। गुरुवार की शाम मुंबई में एक महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अपने एक साथी के साथ एक महिला फोटो जर्नलिस्ट शक्ति मिल्स इलाके की साइट्स को अपने कैमरे में कैद कर रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम कि वहाँ कुछ हैवानों की नजर और नियत में वो खुद ही कैद हो रही है, जो उसके साथ हैवानियत की सोच रहे हैं। आखिरकार वहाँ मौजूद 5 दरिंदों ने महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथी को बांध दिया और फिर महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद महिला के साथ गए साथी ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद मुंबई पुलिस को भी इसकी सूचना मिली। अभी 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में दामिनी के साथ हुए गैंगरेप की वारदात धुंधली भी नहीं हुई कि एक बार फिर मुंबई में हुई इस घटना ने लोगों के आक्रोश को आसमान पर पहुंचा दिया है। लोगों का कहना है कि देश में एंटी रेप जैसे कड़े कानून के बावजूद अपराधियों में इसका खौफ नहीं, तो ये मसला गंभीर है। मुंबई में घटी इस घटना के बाद एक बार फिर सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर उबाल है, गुस्सा है तो सियासत भी है। मुंबई में इंसिडेंस हो गया है, उस स्टेट का मामला है, तो भी मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक एक्यूज्ड को उन्होंने कस्टडी में ले लिया है, बाकी प्रोग्रेस भी। मुंबई की घटना जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है और दिन दहाड़े बलात्कार हो, ट्रेन में हमले हो, जेल में भी मारपीट हो और मुंबई के सड़कों पर चेन स्नैचिंग हो, घरों में हत्या हो। ये मुंबई की दशा बन गई है, वैसी ही दिल्ली की दशा बन गई है। और इसलिए दोनों मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और शीला दीक्षित को चाहिए कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को संभाले और उसके लिए जवाब दे। मुंबई पुलिस और वहाँ की सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या बार बार सिर्फ इस तरह के बयानों से ये बंद हो जाएगा? जैसे कि हर बार की तरह पुलिस ने इस बार भी यही दावा किया कि सभी आरोपी उसकी पकड़ में हैं। कुछ पकड़ लिए गए हैं और कुछ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ अपराधियों को पकड़ लेने से इस तरह के अपराध रुक जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो फिर दिल्ली गैंग रेप के बाद देश भर में इस तरह की घटनाएं रुक जानी चाहिए थी। और तो और आनन फानन में एंटी रेप कानून बना दिया गया, इसके बाद तो इस तरह की घटनाएं जरूर कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। इस घटना का मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत ही दुखद घटना मुंबई में हुई है। हमने मुंबई पुलिस से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। हमने उनको ये भी कहा है कि जल्द से जल्द जो लोगों ने इस दरिंदगी की है उनको गिरफ्तार तत्काल किया जाए और तत्काल उनसे जो नए कानून के अंतर्गत ट्राई करके सख्त से सख्त सजा अवश्य मिलनी चाहिए। यही नहीं, दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर तो इस तरह की हुई घटनाएं
दुनिया के सामने आ जाती है, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। ये भी आज एक बड़ा सवाल है। यानी अगर कड़े कानूनों के बावजूद रेप, वो भी गैंग रेप जैसी घटनाएं घटती हैं, तो मामला गंभीर है और उसके एक पहलू के बजाय हर पहलू पर पैनी निगाह रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। एक पहलू के बजाय कई पहलू हैं, तमाम पहलुओं पर जो सबसे जहां से, जैसे मैंने कहा कि एक सोच की जहां से है वहां से इसके खिलाफ कहीं न कहीं लड़ाई है, ये कानूनी नहीं। मैं कह रही हूँ कि अब तो ये साधारण लोगों को भी पता चल गया और उस पे लोग बात करने लगे कि स्कूलों में एकदम बचपन से जेंडर सेंसिटाइजेशन शुरू करो, कोर्सेज बदल दो, सिलेबस बदल दो। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस का कानून बना, यानी जो लोग स्कूल जाएं वो स्कूल से कुछ संस्कार अलग सीखें। मेरे ख्याल से सिर्फ परंपरागत संस्कारों से ये मामला बनने वाला नहीं है, समाज बदल रहा है, उसमें बराबरी के संस्कार आने पड़ेंगे। काम करने की जगह में जरूरत है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बने और उसका भी काम है कानून में कि काम की जगह वो लोगों को सिखाएगी कि महिला पुरुष का दर्जा क्या है, उनको किस नजरिए से देखें इत्यादि। ये करने से किसी ने सरकार को रोका नहीं, बल्कि तमाम लोग मांग करते रहे कि इसको करो। ये एक पहलू है कि अगर इसको भी करें तो ये बहुत सकारात्मक शुरुआत होगी। दूसरी बात कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, मैं समझती हूँ कि उस तरह की राजनीति, ये बहुत सतही राजनीति हो रही है महिलाओं के मुद्दों पे, क्योंकि बलात्कार के बाद आके ये कह पाना कि बहुत बुरा हुआ तो बहुत आसान है। दिल्ली के द्वारका में भी ये घटना है। मैं कह रही हूँ ये बहुत आसान है, मगर अगर हम गहराई से सोचें तो महिलाएं, आज भी महिलाओं के मुद्दे राजनीति पे कोई असर लगता है नहीं डालते। नेताओं को नहीं लगता कि अगर महिलाओं के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो हम अगर गलत बयानबाजी करेंगे, ये करेंगे तो हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा राजनीतिक तौर पे। घर की महिलाएं वहीं जब बीजेपी के सांसद बीजेपी के सांसद बोलते हैं तो कांग्रेस के सांसद आंकड़े देते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि इतनी सतही लेवल पे ना बीजेपी इसको साफ करता है कि वो खास तौर पे कह क्या रहे, ना कांग्रेस वहां साफ करता है कि खास तौर पे महिलाओं पे उनका नजरिया क्या है। हम तो संसद की जब अंदर की बहस सुनते हैं तो निराश हो जाते हैं। जो बात आप कर रही थी कि महिलाओं के जब कानून पे बात हुई तो आधे पुरुष सांसद इसी पे बात करते रहे कि कितना दुरुपयोग होगा। तो ये सब बातें जब सुनते हैं तो सही मानों में महिलाएं अभी भी राजनीति और समाज में उनके दर्जे को लेके एक बदल है, उसके ऊपर बैकलैश है, प्रहार है, मगर उनको लड़के थोड़ा और जगह बनानी पड़ेगी। मुझे सकारात्मक केवल पिछले कुछ महीनों में यही लगा कि अब काफी तादाद में पुरुष भी बोलने लगे हैं कि महिलाओं का दर्जा बेहतर होना पड़ेगा, जो काफी दशकों से हमारे देश में हो नहीं रहा। जी, राजकौशल जी, उससे मुझे कुछ उम्मीद दिखती है। राजकौशल जैसे अभी मैम ने बोला तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ, जबकि सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की जो संख्या है नियर अबाउट 50% है, 48-50 के बीच में मैं कहूँगी है। और 21वीं सदी की तरफ जो भारत जा रहा है, हम बोलते हैं कि हमने 50% राइट्स भी महिलाओं को दे दिए, और ऊपर से जो पीसीपीएनडीटी एक्ट आया कि भ्रूण हत्या को रोकिए। जो बेटियां इस देश में पैदा हुई हैं, जब हम उन्हीं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो कैसे हम भ्रूण हत्याओं को रोकेंगे। ये जो कानून तो बनते हैं पर वो सख्ती से लागू नहीं होते। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और जब हम लोग फील्ड में काम करने निकलते हैं, सरकार ने बहुत बनाया कि हम इनाम भी घोषित किए कि कोई आगे आए बताए और भ्रूण हत्या को रोकने के कानून बने हैं और उसको प्राइज भी दिया जाएगा, पर कोई महिला भी आगे नहीं आ रही भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए। और जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है तो बॉम्बे को हम फाइनेंशियल कैपिटल मानते हैं, और जहां वहां तो 24 घंटे महिलाएं काम के लिए निकलती हैं, डे एंड नाइट शिफ्ट में काम होता है। और अभी संडे की शायद घटना है कि जिस दिन एक फॉरेनर लेडी वो मेट्रो में सफर कर रही थी, उसका मोबाइल स्नैच करना चाहा और फिर वो ब्लेड से उसके ऊपर हमला करके भाग गया। तो ऐसे में कैसे हम उनको आप ये कहना ये चाहिए प्रिवेंशन जो बात है पुष्पेंद्र, अगर आप देखें कि हमारे यहाँ इससे
बचने से पहले से निपटने की कोई सोच ही नहीं है। सोच ही नहीं है। आप ये देखें कि आपके यहाँ चाहे फिल्म बनता हो, चाहे सीरियल बनता हो, चाहे ऐड बनता हो, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जो है, वो तमाम कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जहां पे भी रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, वो एज एन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर जैसे आप कांग्रेस कमेटी के हेड सोनिया गांधी जी खुद एक महिला है, पर जहां तक मैंने अभी तक टीवी में उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी। नहीं तो कई महिला है, राष्ट्रपति महिला थी, लीडर ऑफ अपोजिशन महिला थी, ये तो आ रही है, पर फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। पुष्पेंद्र, नहीं देखिए, बात यह है कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर आज के दिन तक 8 महीने 7 दिन के अंदर ये घटना है, और हम तमाम सारी टीवी चर्चाओं पे सुन रहे हैं कि साहब देखिए दिल्ली के बाद ये ऐसी घटना हुई है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में द्वारका में आपने दिल्ली को 2 फरवरी, 28 फरवरी, 11 मार्च, 5 जुलाई, 11 जुलाई, 21 जनवरी, 7 जनवरी, 29 दिसंबर, 3-4 घटनाएं, 21, 22 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर, 16 के बाद लगातार दिल्ली में वही बात कह रहा हूं कि 16 दिसंबर की घटना का रेफरेंस आज सारे टेलीविजनों पे दिया जा रहा है कि 16 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था। मैं जो बात दूसरी कह रहा हूं कि रेप इज रेप, उसको कहीं विभत्स हुआ था, कहीं गैंगरेप हुआ था, रेप हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इस बीच में जितने रेप हुए उनकी कहीं चर्चा नहीं है, उनके बारे में कोई आगे पीछे की बात नहीं हो रही है। सवाल यह है कि आप रेप के बारे में जब कोई क्राइम घट जाता है, और जो बात आप कह रहे हैं कि प्रिवेंशन, इस मुल्क में सरहदों पे आतंकवादियों को रोकने के लिए कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है। इस देश के अंदर नॉर्मल क्राइम को रोकने का कोई प्रिवेंशन नहीं है। इस देश के अंदर अगर अभी थोड़ी देर में यह पता चल जाए कि 2 आतंकवादी दिल्ली में घुस गए, तो आपको लगेगा दिल्ली के हर सड़क के ऊपर एक चेक पोस्ट लग जाएगी, उससे कोई क्राइम रुक रहा है। हमारे पास इस देश में सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोगों को कैसे व्यवस्था और प्रशासन चलाना चाहिए, इसके बारे में कोई सोच और समझ नहीं है। सारी चीजें बड़े फौरी तौर पर और डेली वेजेस अंदाज में तय हो रही है कि अभी यह घटना घट गई, इसको फौरी तौर पर किसी तरह कुछ करो, मामला शांत करो, फिर आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आप हर चीज को टैकल कर रहे हैं, रेप हो या महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो या साधारण क्राइम हो, उसको रोकने की कहीं ना इच्छा शक्ति है, ना प्रशासन में ट्रेनिंग है। जो शासन को चला रहे हैं उनके अंदर भी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। जो लोग आप ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है, व्यवस्था का नजारा आप देख रहे हैं। इस वक्त इस देश की सत्ता के बारे में छोड़ दीजिए, व्यवस्था पूरी तरीके से सड़ गई है, इसको पूरी तरह नहीं बदलेंगे तो इसमें से कहीं एक पॉइंट को सही माना, दूसरे ने दूसरे पर, यह नहीं होगा। ये जब तक सब खत्म नहीं होगा, नई व्यवस्था ठीक नहीं होगी। ये इतने पंचर हैं कि अब नया पंचर जोड़ के गाड़ी चलने वाली नहीं है। अलबीना, जो व्यवस्था की प्रॉब्लम है, अब आप केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, तमाम तरह की सरकारें देश में चल रही है। आप बॉर्डर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम जो गंभीर अपराध हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे महिला के खिलाफ में, कहीं पे भी आप अगर देखेंगे तो हर जगह से यही मैसेज लोगों को यही जा रहा है कि अगर आप रसूख वाले हैं तब तो आपको कुछ नहीं होगा, बाकी के लिए भी, चूंकि जितना लंबा समय लगता है तमाम तरह के न्याय मिलने में, जो पूरी प्रक्रिया है उसमें तो आप जीवन निकाल देते हैं। गहरी तो बात अगर करें थोड़ा, तो बात यही है कि हमारे देश का जनवाद और जनवादी व्यवस्था जो पूरी है वो बहुत सीमित है। अगर समाज में महिला पुरुष के दर्जे में फर्क है, महिलाएं उसका ब्रंट फेस कर रही हैं, वायलेंस में जातिगत लोग फेस कर रहे हैं, तरह तरह से गैर बराबरी में गरीब अमीर फेस कर रहा है, पावरफुल पावरलेस फेस कर रहा है, तो कमजोर आदमी कहां जाता है? वो जाता है पुलिस के सामने, कानून व्यवस्था के सामने दरवाजा खटखटाने कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी मदद करो। मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूं कि आज हमारी पूरी व्यवस्था सिस्टमिक तौर पे मजबूत के साथ खड़ी है, वो कमजोर के साथ नहीं खड़ी है, वो किसी भी तबके का हो। हमारी व्यवस्था का जनवाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हो, मगर साधारण स्तर पे लोग ये समझते हैं कि अगर हम दबे कुछ लें तो हमारी हालत बुरी रहेगी। तो ये केस, दूसरा केस में कुछ बातचीत होना, कुछ जो है बवाल होना, कुछ बात संसद में सवाल उठना, वो एक चीज है, मगर साधारण तौर पे जब मैं कह रही हूं कि 1000 में 7 ही को सजा हो रही है बलात्कार के मामले में, कंप्लेंट्स में, तो बाकी 993 कौन हुए, कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, और उन सारी महिलाओं का क्या होगा जिनके साथ बलात्कार हुए और साल तक उनके केस चले, क्यों, वो कहां जाएंगे?
तो वो सारी चीजें सिग्नल पावरफुल को देख के भी जा रहा है, सिग्नल समाज में इसको भी देख के जा रहा है कि बगल वाली गली में हुआ था उसका कुछ नहीं हुआ, दरवाजा खटखटाया कुछ भी नहीं। दोनों तरीके से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। इसको अगर सुधारना है तो जरूर, जब व्यवस्था सुधारने की बात है तो सवाल बहुत सारे बनते हैं कि सारे लोग मिलके कैसे व्यवस्था सुधारें, तो वो बहुत बड़े सवाल है। मगर मैं समझती हूँ कि इस मामले में 3-4 चीजें हैं जो की जा सकती हैं। अलबीना, जिन लोगों ने इसको संयोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को खराब किया है, उनसे हम सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं। ये सिस्टम को खराब करने वाले वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंट की पवित्रता की बात सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। यही लोग तो इसको बिगाड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों को करप्ट किया है। दबाव पड़ने से ही होगा, जनता का दबाव पड़ने से ही होगा। अच्छी बात यह है कि जनता में ये सब बहस हो रही है, ये सब मामला आगे बढ़ना तो शुरू हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दोषी है। तमाम रेड लाइन क्रॉस करने पर 100 रुपया फाइन था, अभी शायद बढ़ा दिया इस केस के बाद। अगर 1000 रुपया फाइन है तो सिपाही को 500 रुपया देंगे और सोचेंगे 500 रुपया हमारे पास रहेगा, 500 एक कांस्टेबल के पास चला गया। लेकिन जो कांस्टेबल है, वो जो सिपाही है, वो जो जज है, इस व्यवस्था में सारे लोग हमारे समाज के तो लोग हैं ना, वो विदेश से नहीं आए हैं। वो करप्शन का पैसा लेके अपने घर जाते हैं। जब लड़के की शादी तय होती है तो पूछा जाता है ऊपर की कमाई क्या है। ये समाज के अंदर चीजें कुछ गलत स्थापित हो गई हैं और उसको लिजिटिमाइज कर दिया गया है इस देश के अंदर। अब हम कहते हैं कि समझ, अरे ये तमाम सारे लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपसे इतना ही कहूंगी कि आप इस चीज को इतना मुश्किल बना दे रहे हैं कि ये नामुमकिन लग रहा है कि सुधर पाए। लेकिन बहसों करने से कोर्ट हमने बयान दे दिया है, अलविदा सवाल है कैसे डील करें। मैं तो कह रही हूँ कि संसद ये तय करे कि 1000 के 7 को रेप के केस में 1000 कंप्लेंट्स में उसको 90 करना पड़ेगा। हम ये आश्वासन दे रहे हैं, देना पड़ेगा। वो सबका आश्वासन नहीं दे रहे, लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा। अगर ये मुद्दे हमारे समाज में जरूर मुद्दे नहीं बन रहे तो फिर समस्या है। ऐसा है कि सरकार जवाब दे, तो सरकार तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका ही सही जवाब सरकार नहीं देती। वो तो आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य में तो सरकार, राज्य में कानून व्यवस्था राज्यों को, जहां पे महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, वहां पे भी हो रहा है और वहां पे ये कहता है कि ये साजिश है। आप इस तरह की ही बात सुनते हैं कि सरकार के खिलाफ रेप करवा के साजिश की जाती है। इस तरह की सियासत में जो बैठे लोग हैं, मैं तो हिमाचल से आती हूँ, आप हिमाचल से आती हो, लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ जब रेप हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि लेफ्ट की सियासत है। क्या हम लोग भूल गए कि मायावती के साथ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या हुआ था? तो आप ये न कहें कि महिलाओं के आ जाने से चीजें रुक जाएंगी। पूरी सिस्टम की बात है, सिस्टम में महिलाओं का रोल नहीं है, सिस्टम में महिला नहीं है। आज दिल्ली के अंदर कितनी महिला पुलिस नजर आती है हमको जो इसको रोक सके? अगर आपको सशक्त करना है महिलाओं को तो मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर आप 50% रिजर्वेशन करें महिलाओं का। जब महिला के हाथ में बंदूक होगी और महिला की बिल होगी तो कोई बदमाश उसके सामने से नहीं भागेगा। पुष्पेन जी, मैंने तो महिला के साथ पुरुष महिला का ही देखा है दुर्व्यवहार। महिलाओं को अपनी आंखों के सामने सही मायने में शक्ति देनी होगी कि बोलने को हम बोल देते हैं कि हमने राइट्स दे दिए पर इंप्लीमेंट नहीं होते, और जब तक वो उनको पूरी तरह शक्ति नहीं मिलेगी, हर जगह उनकी भागीदारी नहीं होगी। नो डाउट अब पहले से बेहतर है, पर अभी उतने हालात भी बेहतर नहीं हुए महिलाओं के कि वो अपने लिए खुद लड़ पाए। पुष्पम की बात है कि जिसमें अब पुरुष भी हमारा साथ देने लगे हैं। जो दामनी केस के बाद पूरा देश सड़कों पे आया, उससे एक बात आई कि बहन अब अकेली नहीं है, उसके साथ उसके भाई, उसके पिता, उनके बच्चे सब उसके साथ सड़कों पर दिखे। जो आप बात कर रहे हैं 1000 में से 7 लोगों को कन्विक्शन होता है, बाकी 993 छूट जाते हैं। कई सारे उसमें केस होते हैं, मुकदमे होते होंगे, लेकिन जो लगातार इस बात को प्रिवेंटिव अगर मेजर लेना है, एक है पुलिसिंग जो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, आप पुलिसिंग में देखें महिलाओं की सबसे कम भागीदारी, बहुत कम, 6.5% है पूरे देश की पुलिस में। तो एक तो यहां से इसमें कठिनाई सरकारों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अगर पुलिसिंग में बिल्कुल ये करेंगे, चाहे वो आप सोशल पुलिसिंग मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही सोशल पुलिसिंग ने, बिल्कुल पुलिस में अगर देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट निकलती है, महिलाओं की पोस्ट पे जितनी वैकेंसी हैं जो भरी नहीं जा रही, उतनी वैकेंसी साधारणतः नहीं है। यानी सैंक्शन पोस्ट भी महिलाओं की भरने में बहुत तकलीफ हो रही है।
मगर अगर मैं ये कह रही हूँ, पुलिस में बहुत लोग कहते हैं, और मैं कह रही हूँ हमारे महिला आंदोलन में लोग कहने लगते हैं कि अरे महिला पुलिस ज्यादा खराब होती। मेरी समझ, मुझको जो समझ में आ रहा है वो ये कि अगर महिलाएं ज्यादा तादाद में नहीं होंगी पुलिस व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, राजनीति में भी, तो अक्सर महिलाएं अपनी जगह इस हिसाब से बनाती हैं कि देखो हम महिला मुद्दे अपने साथ नहीं ला रहे, हम पुरुष जैसे हैं, हम आपके जैसे बिहेव करेंगे। ये जो आप राजनीतिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पुलिस में भी ये होता है। जब तक बड़े तौर पर संख्या नहीं बदलेगी, ये मुद्दे राजनीतिक तौर पर, वो इच्छा शक्ति हमारे संसद में एक तरफ मुद्दे का है, दूसरी तरफ मसला जो है सामने की एक इंफॉर्मेशन बतौर मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 10-15 दिन पहले सीआरपीएफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरा जाना हुआ, और उस सीआरपीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिलाओं की बटालियन बनाई गई हैं, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं कहा गया, अनऑफिशियली उसके चीफ ने मुझसे कहा कि ये 2 जो बनाई गई हैं महिलाओं की बटालियन, इनको हम आदिवासी इलाकों में लगाएंगे। तो उनसे मैंने पूछा कि ये आपने क्यों ऐसा किया, वो इसमें क्या नई बात क्या है, क्यों आप लगा रहे हैं? आप यकीन मानिए कि उनका रिटन इंस्ट्रक्शन जो मैंने पढ़े, उसमें एक इंस्ट्रक्शन को मुझे सुन के बड़ी हंसी आई। उन्होंने जो सीआरपीएफ के जवान ट्राइबल एरियाज में, माओवादी एरियाज में, नक्सल एरियाज में लगे, उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा था कि जब सुबह महिला नहा रही हो तो सीआरपीएफ का जवान उधर न देखे। मैंने कहा इस जो रक्षक हैं उनको यह बताना पड़ रहा है, और उन्होंने कहा जब सुबह वो शौच के लिए जाए तब आप न देखें। तो मैंने कहा ये कौन सी मानसिकता है? आप उनको किसी और से प्रोटेक्ट करेंगे, ये प्रोटेक्ट करने वालों से ही प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है आपको। उनके लिए 2 महिला बटालियन बनी है, तो ये तो हमारे समय कम है, सिर्फ इतना मैं 2 लाइन में बात करूंगी। इस तरह की मुंबई, दिल्ली, बाकी देश में ये घटनाएं रुक नहीं रही है। हिमाचल में जब बीजेपी की अभी सरकार थी तो हमारी बटालियन बनी और हर थाने में 2-2 महिलाएं बिठाई गई। ये 2 महिलाएं टोकन, जिसको कहते हैं टोकनिज्म, एक अकेली महिला नहीं, ये टोकनिज्म से ये जो है कुछ सैंपल्स को बंद करना होगा आपको। एक शुरुआत की गई। आम औरतों में ये भी है कि पुलिस में नहीं जाना, और औरतों में इस बात का भी दिखाना पड़ेगा कि दिल्ली, मुंबई महानगर जहां पर की महिलाएं भारी संख्या में काम करने के लिए बाहर निकल रही है, उनके साथ लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। पुष्पेंद्र, इसको रोकने के लिए कोई तो एक कहीं से पहल तो हो, और वो पहल सार्थक हो, ये जरूरी है। जब किरण बेदी जी जैसी सशक्त महिला को ही इन्होंने कमिश्नर नहीं बनने दिया था, पुलिस कमिश्नर, तो बाकी महिलाएं क्या सोच सकती हैं? आप खुद बताइए। नहीं, मैं कह रही हूँ चुनौतियां बहुत हैं। सरकार को मैं समझती हूँ 2-3 चीजें फौरन करनी चाहिए। सरकार को पहले इसलिए बोलूंगी कि सब कुछ हमारे समाज से निकल रहा है, मगर इसको बदलने की जिम्मेदारी कहां से शुरू होगी? सरकार सब कुछ समाज पे डाल देगी, समाज जो है आपस में एक दूसरे पे डालेगा। कहीं ना कहीं पहल जो सरकार और व्यवस्था चला रहा है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं वहां से ये सरकार जब घोटाले होते हैं तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। इस तरह की घटनाएं हो रही है, मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं, गृह मंत्री बने रहते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनको नहीं लगना चाहिए, उनको कम से कम हटाना चाहिए इस वक्त। अगर आप इस तरह से रिलैक्स होकर काम करेंगे तो आपकी जरूरत नहीं है। जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और आप ये देखिए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तक को नहीं हटाया, पुलिस कमिश्नर कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चलो जो लोग व्यवस्था चलाने वाले हैं वो भी आराम से उसको लगता है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा ऐसे मामलों पे नहीं मांगा जाता जब लोग उसका घेराव नहीं करते। तो इससे ये भी लगता है कि इस क्राइम में इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इस्तीफा तो जब मांगा जाएगा जब कोई नेता मांगा जाएगा। उस पर हमारा समय खत्म हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक छोटे से रेल एक्सीडेंट होने के ऊपर बहुत धन्यवाद राज कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद विमला कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अलबिना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।